फ्रेंड्स, आज मैं हेलो स्टूडेंट्स नहीं बोलूँगा, इसलिए कि मैं पर्टिकुलर सेक्शन को नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ। बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आया है मैसेज हमारे पास कि इंग्लिश बहुत मुश्किल लग रहा है, चाहे वो हिंदी प्रदेश के लोग हों, वो पढ़ी लिखी महिलाएं हों, पढ़े लिखे बिहार, यूपी, हरियाणा के बच्चे बच्चियां हों। पढ़े लिखे तो हैं, डिग्री है उनके पास, लेकिन इंग्लिश का नाम सुनते ही एक घबराहट, एक फोबिया आता है और वो फोबिया खत्म नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब पर लोग इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं वो दुख और दर्द समझता हूँ हिंदी प्रदेश लोगों का, जिसको अंग्रेजी बहुत मुश्किल लगता है। उनको लगता है कि टेंस पकड़ूं तो एक्टिव पैसिव समझ नहीं आता, डायरेक्ट समझूं तो एनालिसिस समझ में नहीं आता है, वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। दरअसल बात ये है कि वो सोचते हिंदी में हैं, जब हिंदी में सोचते हैं तो इनको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आना चाहिए। हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो मराठी हो, बंगाली हो, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर उसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में तो दोनों के ग्रामर का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर दोनों के ग्रामर का ज्ञान नहीं होता है तो आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, और यही कारण है कि बहुत सारे लोग इंग्लिश का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। आज मैंने संकल्प लिया है, अगर आपने मुझे साथ दिया, मैं कभी नहीं कहूँगा आपको आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ नहीं करो, आप सिर्फ मेरा वीडियो देखो। अगर आपका डर खत्म नहीं हो गया तो ये 30-35 साल का मेरा अनुभव बेकार जाएगा। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कोरोना, नहीं तो मेरे पास टाइम नहीं था और मैंने ये सोचा कि आप लोगों को ये ज्ञान मैं बांटूं। और आप देखिए, अगर आप 3 महीना मेरे साथ, गारंटेड, कोई भी हो, किसी उम्र के लोग हों, चाहे वो 70 साल की महिलाएं हों, चाहे वो 17 साल की लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, ये क्लास मिस ना करें। जंगल में आग की तरह ये बात फैला दे कि मिस्टर घोष कोई चार्ज नहीं करते हैं और सब्सक्राइब और लाइक भी नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलना है मुझे, आप सिर्फ देखो और सुनो। आज ये क्लास का नाम है इंग्लिश फोबिया का होलिका दहन। आज आप जानते हैं अब छोटी होली है, दुष्ट होलिका को जिस तरह जलाया गया था, दहन हुआ था, उसी तरह फोबिया, ये डर, इंग्लिश का जो डर है, इंग्लिश फोबिया, उसका हम होलिका दहन कर रहे हैं ऑन 17 मार्च 2022। मैं स्टार्ट करता हूं। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो बैकबोन है, उसको तो लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जितने तरह के हम बात बोलते हैं, अगर आप म्यूजिक सीखते हैं कोई, तो सरगम तो सीखना पड़ेगा ना, तो सरगम सीखते हैं तो वो 8 होता है। यहां भी इंग्लिश अल्फाबेट तो नहीं कहूंगा, लेकिन इंग्लिश जितनी बोली जाती है, लिखी जाती है, उसको 8 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजंक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन। ये कंजंक्शन है, ये इंटरजेक्शन है। ये 8 पार्ट में बांटा गया है। जो इंग्लिश लैंग्वेज है, कुछ भी बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, वो 8 भागों में बांटा गया है।
अब मैं एक एक को डील करता हूं ब्रीफ में। नाउन को मैं डील कर रहा हूं। पहला है नाउन। नाउन का भी 5 पार्ट होता है जो इंपॉर्टेंट है आपको जानना। क्या? पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी का पर्टिकुलर नाम हो, कोई जगह हो। मैं उतना डेफिनेशन नहीं बोलूंगा आपको, इसमें उलझाना नहीं है। तो किसी का नाम, एनीथिंग, जैसे राम का नाम है तो राम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। कोई नदी है, नदियां तो बहुत सारी हैं, द गंगा, द यमुना। पहाड़ तो बहुत है, लेकिन द, मैं क्यों द लगा रहा हूं ये आर्टिकल में बताऊंगा। द हिमालयाज, ये सारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। बस ये फार्मूला की तरह है कि अगर राम हो गया प्रॉपर नाउन तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि श्याम क्या होगा, रीता क्या होगी और नूतन क्या होगी, और मोहन क्या होगा और सोहन क्या होगा। ये आपको बताने की, आप मल्टीप्लाई खुद ही करें। तो अगर द गंगा बोला है तो यमुना नहीं होगा, सरजू नहीं होगा, कावेरी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो ये एक फार्मूले की तरह है, एक सूत्र है कि द हिमालयाज बोला है तो दूसरे का नाम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो आपने क्या देखा? ये प्रॉपर नाउन है। दूसरे पर हम आते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन। नाम से ही लग रहा होगा आपको, कॉमन। अगर मैं बोलूं एक आदमी को बुलाओ, ये आदमी किसको बुलाएंगे आप? मोहन, सोहन, किसको बुलाएंगे? कुछ भी प्रॉपर नहीं है। अगर नाम होता तो प्रॉपर होता। अगर आदमी हो गया, मैन, तो आप क्या कहेंगे? ये तो कॉमन है। एनिमल, कौन सा जानवर? टाइगर है कि डियर है कि बफेलो है कि काव है? कुछ है ही नहीं। तो एनिमल। प्लेस, कौन सा प्लेस? दिल्ली है कि बॉम्बे है, क्या है नहीं है पता नहीं। पेन, कौन सा पेन? नहीं पता, एटसेट्रा। अगर कॉमन है जिसमें कि कोई पर्टिकुलर चीज आपको नहीं पता चल रहा है तो वो कॉमन नाउन है। नंबर 3, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन। अब मेटेरियल मतलब जिसको आप नाप सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, या जिसका वेट आप ले सकते हैं, उस तरह का चीज जो है वो मेटेरियल नाउन है। और मेटेरियल नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? एक तो वो है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल। और दूसरा क्या है? अनकाउंटेबल, जिसको आप नहीं गिन सकते। बड़ा आसान है। काउंटेबल, क्वाइंस, क्वाइंस तो आप गिन सकते हैं। रुपी आप गिन सकते हैं। पेन को गिन सकते हैं। जिसको जिसको आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन हो गया, यानी मेटेरियल नाउन का दूसरा पार्ट। अब अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल में राइस को आप गिन पाएंगे क्या? नहीं गिन पाएंगे। वाटर को आप गिन पाएंगे क्या? नहीं गिन पाएंगे। शुगर को आप गिनेंगे क्या? आप कहेंगे कि वो छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है क्रिस्टल, वो गिन लूंगा। कितना गिन लेंगे आप? आप हेयर को गिन लेंगे क्या? नहीं गिन पाएंगे। अब ये काउंटेबल है और अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो चीज आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव आप नहीं देख सकते, अनुभव करते हैं। सिंपैथी नहीं देख सकते। काइंडनेस
नहीं देख सकते, एटसेट्रा। मैं शॉर्ट में खींच रहा हूं इसको, इस पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम फटाफट आ जाते हैं जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। तो ये नाउन का हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं प्रोनाउन पर। प्रोनाउन, अब देखिए, देखिए राम इज अ बॉय, he इज टॉल। यहां देखिए राम है, नाम किसी का, तो नाउन हो गया, और ही जो आया है वो राम के बदले में, इन प्लेस ऑफ राम लिखा गया है ही। तो ये ही जो हो गया वो हो गया प्रोनाउन। फिर आप कहिए सीता इज अ गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल। अब सी किसके बदले में आया है? लड़की है सीता, इसलिए सी। लड़का था राम, इसलिए ही। ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। यहां सी प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, तो आपने समझा कि ये प्रोनाउन क्या चीज है। थर्ड है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हिंदी में आपने सुना है विशेषण, किसी की विशेषता बताना, किसी की क्वालिटी बताना। क्या क्या क्वालिटी? शी इज ब्यूटीफुल। तो या तो नाउन या प्रोनाउन का जो विशेषता बतलाता है, जो क्वालिटी बताया जाता है, उसको कहते हैं एडजेक्टिव। नाउन का भी हो सकता है, प्रोनाउन का भी हो सकता है। ये ध्यान देना है कि अभी आपने दो चीज पढ़ा है, नाउन और प्रोनाउन। और नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी के बारे में, यानी कि एडजेक्टिव क्वालिफाइज द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सीता इज ब्यूटीफुल। यहां ब्यूटीफुल क्या हुआ? एडजेक्टिव। राम इज टॉल, राम के बारे में बताया जा रहा है। यहां भी सीता के बारे में, ये नाउन है तो नाउन के बारे में बताया जा रहा है। यहां नाउन के बारे में बताया जा रहा है, ये टॉल है, वो ब्यूटीफुल है। इट इज नाइस, सुंदर है। ये इट के बारे में, इट क्या है? प्रोनाउन है। तो एडजेक्टिव जो है वो या तो नाउन या प्रोनाउन इसकी विशेषता बतलाएगा, इसकी क्वालिटी के बारे में बताएगा। विशेष बात की चर्चा हम बाद में करेंगे कि एडजेक्टिव के भी फॉर्म होते हैं। लेकिन अभी मुझे शॉर्ट में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। नंबर 4, आपने सुन रखा है वर्ब के बारे में, हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं। एक्शन वर्ड। एक्शन मतलब हिंदी में जिस शब्द के अंत में ना होता है, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, भागना, मारना, पिटना, ये जितना भी ना वाले शब्द हैं वो क्रिया कहलाते हैं, मतलब वर्ब कहलाते हैं। इंग्लिश के अगर ग्रामर ढूंढेंगे आप तो बहुत सारा रूल आपको मिलेगा, लेकिन कंक्लूजन में ड्रॉ करता हूं कि ये जो वर्ब है ये दो तरह का होता है। क्या क्या? एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 2 होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में इसको बोलते हैं सकर्मक, मतलब जिसको कर्म हो। क्या कर्म है वो बताता हूं। इनट्रांजिटिव जिसको कर्म नहीं है, हिंदी में बोलते हैं उसको अकर्मक। तो सकर्मक मतलब विद ऑब्जेक्ट, अकर्मक विदाउट ऑब्जेक्ट। अब कैसे ऑब्जेक्ट और कैसे सब्जेक्ट आप देखेंगे, ये आपको सोचना है। मैं एक सूत्र देता हूं आपको, एक फार्मूला देता हूं आपको। अगर ट्रांजिटिव वर्ब, अगर मान लीजिए ईट है, तो इसको पूछिए आप, जवाब क्वेश्चन पूछिए, क्या क्या खाते हो, किसको खाते हो। क्या और किसको का अगर जवाब मिले, क्या क्या
और किसको, इस दोनों का अगर जवाब मिले या दोनों में से एक का जवाब मिले, एक का जवाब मिले तो एक ऑब्जेक्ट होगा उसके पास, दोनों का जवाब मिले तो दो ऑब्जेक्ट होगा। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे और भी, लेकिन ये हो गया पकड़ने का तरीका। मैं आपको उलझा नहीं रहा हूं कि 10-12 फार्मूला आपको रटवा दिया, तब तो फिर यही इसी कारण से तो आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब मतलब क्या और किसको का जवाब आपको मिले तो ट्रांजिटिव है। एग्जाम्पल ईट, उसके बाद आप क्या कहेंगे, ड्रिंक, पूछे क्या पीते हो, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, जूस पीते हैं, कुछ तो पीते हैं। तो अगर जवाब मिलता है तो ये ट्रांजिटिव है। अब आप कहिए स्लीप, मैं पूछूं क्या सोते हो तो आप हंसने लगोगे। क्या सोते हो मतलब किसको सोते हो, ये भी गलत है। क्या और किसको का जवाब नहीं मिलता है लेकिन वर्ब है, तब क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्राई, क्राई मतलब रोना, क्या रोते हो, किसको रोते हो, कोई जवाब नहीं मिलता। तो क्या और किसको का जवाब ना मिले तो इंट्रांजिटिव वर्ब, और क्या और किसको का जवाब मिले तो ट्रांजिटिव वर्ब। मैं इसकी चर्चा इसलिए किया कि ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स आर कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा तो कोई भी फालतू बात बोल दिया, कोई भी सेंटेंस, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब को ही आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो ये हो गया वर्ब का फॉर्म 2। आप ध्यान से देखें, गारंटेड 3 महीने में आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। नंबर 5 में है एडवर्ब। एडवर्ब मतलब ये वर्ब की क्वालिटी बताता है, ये वर्ब के बारे में बोलता है। एडजेक्टिव क्या बोलता था, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बोलता है। और एडवर्ब मतलब ऐड समथिंग टू वर्ब, मतलब इट मॉडिफाइज द क्वालिटी ऑफ ए वर्ब। चलते हो, कैसे चलते हो, धीरे धीरे, तेजी से। ये धीरे धीरे और तेजी से बताता है एक्शन कैसा है। मैं बोलता हूं, लाउडली बोलता हूं, आप लोग कहते हैं कि एलवाई जिस वर्ड के अंत में हो वो एडवर्ब होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, एलवाई वाले होते हैं, लेकिन बिना एलवाई के भी एडवर्ब होते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो क्या देखा आपने कि जो वर्ब की विशेषता बतलाए, जैसे शी रन्स स्लोली, तो ये स्लोली रन्स के बारे में बोल रहा है, इसलिए स्लोली को बोलेंगे हम एडवर्ब। ठीक है। अगर बोलेंगे यू स्पीक फ्लुएंटली, ये फ्लुएंटली क्या हो गया, स्पीक के कैसे बोलते हो, धारा प्रवाह, फ्लुएंटली बोलते हो। डू इट क्विकली, ये क्विकली किसके बारे में बता रहा है कि जो काम करो वो तेजी से करो। तो ये जो वर्ड्स हैं इसको कहते हैं एडवर्ब। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थान। क्या पहले और क्या स्थान। देखिए, दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन बताया जाता है और नाउन या प्रोनाउन के पहले जो वर्ड आता है और वो रिलेशन स्टैब्लिश करता है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। ये टेबल क्या है, नाउन है, और यहां क्या है, बुक। इस दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है कि बुक है कहां, टेबल पर है। तो ये ऑन जो हुआ वो प्रीपोजिशन है।
यानी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के और रिलेशन बताता है दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में। अब देखिए, यू आर इन द क्लास, यहां क्लास और यहां इन, और यू क्या है? प्रोनाउन, और क्लास नाउन। तो तुम हो कहां भाई? तुम्हारा पोजीशन कहां है? इन द क्लास। तो इन क्या हो गया? इन हो गया आपका प्रीपोजिशन। अब देखिए, इस तरह का लगभग 40 वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जिस तरह हिंदी में स्त्रीलिंग और पुंगलिंग ढूंढना मुश्किल होता है, उसी तरह इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, ये बहुत मुश्किल सवाल उठता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। मैं कलेक्टिव नाउन बोलना उधर छोड़ दिया हूं, उसकी चर्चा हम करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए छोड़ा है, पर्पसली छोड़ा है। हाँ देखिए, तुम थाली में खाते हो, तुम थाली में खाते हो, इसकी अंग्रेजी है। हिंदी में है मैं, तो हिंदी में मैं है तो उसके लिए आपके पास इन है। तो आप हिंदी लैंग्वेज के अनुसार अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आप धोखा खाएंगे। देखिए, यू ईट, जगह छोड़ता हूं, इन द द प्लेट। अब यहां क्या लगना है आपके हिसाब से? तो इन लगना चाहिए था। यू ईट इन द प्लेट, तो यहां क्या थाली में घुस के आप खाते हैं? अगर लगाते हैं एट, तो क्या थाली के ऊपर चढ़ के आप खाते हैं? आप सोचिए, तो आप देखेंगे कि प्रीपोजिशन चुनने में आपका लॉजिक काम नहीं कर रहा है। तब क्या होगा? आप किसी से भी पूछें, मेरे क्लास में चाहे इंग्लिश में आपने पीएचडी भी कर रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। और अगर नहीं सीखेंगे तो जरा कमेंट करके बताइएगा कि घोष साहब आपके क्लास में कुछ भी नया नहीं है, जरा बताइएगा मुझे, चाहे आपने पीएचडी कर रखी हो इंग्लिश में, आई डोंट केयर। तो यू ईट ऑफ द प्लेट, जल्दी आपके ब्रेन में नहीं आएगा ये बात कि ऑफ लगाएं। यू ईट ऑफ द प्लेट, जो भी प्लेट में रखा हुआ है वो खाते हैं आप, ना थाली में चढ़ के खाते हैं, ना थाली में घुस के खाते हैं, रादर आप थाली में जो रखा हुआ है उसको खाते हैं। तो आपने देखा कि प्रीपोजिशन 40 हैं, और इस 40 को अलग अलग जगह यूज करने पर इसके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए, पुट ऑन योर कोट, पुट ऑन, ये ऑन लगाया मैंने, पुट ऑन योर कोट, इसका मतलब तुम कोट पहन लो। और पुट के साथ लगा दूं मैं पुट आउट द कैंडल। यहां पुट आउट का मतलब है बुझा दो, एक्सटिंग्विश। तो आपने क्या देखा? पुट के साथ ऑन लगा तो हो गया पहन लो, और पुट आउट बुझा दो। अगर मैं पुट के साथ अप लगा दूं तब क्या हो जाएगा? आई कैनॉट पुट अप सच एन इंसल्ट, आई कैनॉट टॉलरेट। पुट अप का मतलब कैनॉट टॉलरेट, नेगेटिव सेंस। आई कैनॉट पुट अप सच एन इंसल्ट, इतनी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पुट अप का मतलब ये हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट, इसलिए इंग्लिश को ब्यूटीफुल बनाता है ये डेकोरेशन। आप घर बना लेते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि ईंट पत्थर सीमेंट लगा करके घर बना लिया। आप प्लास्टर नहीं करते, प्लास्टर भी करते हैं तो उसमें अच्छे रंग की कोटिंग करते हैं, दरवाजे खिड़कियां लगाते हैं, संगमरमर देते हैं। उसी तरह लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो ये तो ब्यूटीफाई करने का तरीका तो बाद में आएगा,
जिसमें रूल इन चीज़ों का है, इसीलिए मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू किया है। नहीं तो मैं टेंस से स्टार्ट कर सकता था और कहीं से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन ये बैकबोन है, इस बात को समझा जाए। तो आपने क्या देखा कि डिफरेंट डिफरेंट वर्ड के साथ अगर हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो उसके मीनिंग बदल जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब टू कनेक्ट, मतलब जोड़ना। राम एंड श्याम, दो वर्ड को इसने क्या किया, जोड़ दिया। गांधी जी ने कहा डू और डाई, दो वर्ब को जोड़ दिया, करो या मरो, गांधी जी का नारा था। डू और डाई, कोई जरूरी नहीं है कि एक एक वर्ड से ही कंजंक्शन होता है। इधर यू डू इट और गेट लॉस्ट, इधर यू गो टू मार्केट और प्ले इन द गार्डन, मतलब या तो ये करो या तो वो करो। इस तरह की जो चर्चा होती है वो कंजंक्शन है, कहलाता है। ये 7वां हो गया आपका। उसके बाद 8वां आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है कि फीलिंग ऑफ योर हार्ट, फीलिंग ऑफ योर हार्ट, आह, ऐसे आह, आउच, हुर्रा, ये जो वर्ड होते हैं ये इंटरजेक्शन है, फीलिंग बताते हैं। फाय फाय, छी छी, फाय फाय मतलब छी छी, यू आर ए मीन फेलो, फाय फाय छी छी, यू आर ए मीन फेलो। इस तरह के जो वर्ड आएंगे वो इंटरजेक्शन कहलाएगा। ये करने के बाद मैं इमीडिएटली आता हूं टेंसेस पर। इस बात की गारंटी है कि टेंसेस अब आपको टेंस नहीं करेगा, यह गारंटी है मेरी। नहीं तो टेंस में लोग बहुत घबराते हैं। अब देखिए टेंस 3 होते हैं, यह सबको पता है। मैं क्या बताऊं कि प्रेजेंट होता है और पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। ये 3 टेंस तो होता है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ये 3 काल होते हैं। टाइम को डिवाइड किया गया है 3 हिस्से में और हर एक टेंस के 4-4 फॉर्म होते हैं। 4-4 फॉर्म कैसे होता है, तो आप कहते हैं अगर प्रेजेंट को ले आप तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसी का नाम है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। दोनों एक ही चीज है, प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, मैंने स्टार्ट कर दिया है टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम बात करते हैं। आप हिंदी प्रदेश से अगर आते हैं तो ऑब्वियसली आप सोचेंगे हिंदी में, तो मैं आपको हिंदी के हिसाब से बताता हूं। जिस सेंटेंस में ता है, ती है, ते हैं, या मैं खाता हूं, तुम जाते हो, वे लोग सोते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो ता ती ते अगर क्रिया में, वर्ब में ता ती ते इस तरह का रहे तो आप समझें वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को 2 भागों में बांटा गया है। बहुत लोग कहते हैं, मैं बताता हूं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को पहले तो आप ये होगा कि सब्जेक्ट और प्लस वर्ब टू बी को बोलते हैं एम, इज, आर, वाज, वर, ये सब वर्ब टू बी कहलाता है। और प्लस एडजेक्टिव, अगर ऐसा हो तो वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जैसे मिल्क इज वाइट, दूध उजला होता है। वाटर इज क्लियर, एयर इज लाइट। ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। ये भी कहलाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का दूसरा फॉर्मेट जो होता है
वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है मेन वर्ब। मैं बता रहा हूं मेन वर्ब क्यों लिखा मैंने, मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। मैं बहुत सारे टॉपिक की बजाय एक ही टॉपिक में बहुत सारे चीज को सिंथेसिस कर रहा हूं, क्योंकि आप बड़े लोग हैं, बड़े लोग इन द सेंस पैसे से नहीं। आपने बीएससी कर रखा है, किसी ने एमए कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, तो आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए मैं तेजी से बढ़ता हूं आपको। तो सब्जेक्ट मान लीजिए राम ईट्स अ मैंगो। राम क्या खाता है? आम खाता है। तो आपको जवाब मिल रहा है क्या खाता है? आम खाता है। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया आपका। उसके बाद देखिए सी गोज टू स्कूल। अब देखिए जाती है, किसको जाती है? क्या जाती है? जवाब नहीं मिल रहा है, बट स्टिल द सेंटेंस इज कंप्लीट। तो जब कंप्लीट है सेंटेंस तो ये कंप्लीमेंट का काम कर रहा है, ये कर रहा है ऑब्जेक्ट का काम, और ये कंप्लीमेंट। और जो कंप्लीमेंट का काम करेगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये इसका पैसिव वॉइस बनेगा। राम ईट्स ए मैंगो का पैसिव वॉइस बनेगा। तो आप ये देखिए कि सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, मैन वर्ब और होता है हेल्पिंग वर्ब। जैसे एम गोइंग, इज गोइंग, तो इज और एम जो गोइंग के साथ लगा उसको कहते हैं इज आर एम को हेल्पिंग वर्ब, बस उसको हेल्प कर रहा है। और मेन वर्ब तो है गोइंग, ईटिंग, इस तरह की बातें होती हैं। तो आपने क्या देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में दो फॉर्मेट था, एक में सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, दूसरा प्लस एडजेक्टिव था, और जो नेक्स्ट है वो है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। मैंने एग्जांपल दिया राम इट्स ए मैंगो एंड सी गोज टू स्कूल। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अगर लोग कहें कि नहीं मैंने ये सब तो पढ़ा है, कौन सी नई बात बता रहे हैं आप, तो आप देखिए सी गोज टू द स्कूल। अब आपको लग रहा होगा थोड़ा अटपटा कि सी गोज टू स्कूल तो ठीक है, सी गोज टू द स्कूल लगाने के क्या मतलब है? ये भी तो एक ही बात हुई। स्कूल लोग दो ही पर्पज से जाते हैं, या तो पढ़ने और या तो पढ़ाने। अगर पढ़ने और पढ़ाने के अलावा कोई और पर्पस है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग आप अटेंड करने जा रहे हैं या किसी टीचर से मिलने जा रहे हैं किसी बात के लिए, अगर आपका पढ़ने और पढ़ाने से पर्पस बदल जाता है तो सी गोज टू द स्कूल, ये दी लगाने से, ये आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। और आर्टिकल कैसे कैसे बदलते हैं रूप, वो मैं खाली बताता हूं, नजारा बताता हूं कि सी गोज टू द स्कूल। अब कहिए आप सी वेंट टू मार्केट एंड सी वेंट टू द मार्केट। अब देखिए सी वेंट टू मार्केट, मार्केट आदमी क्यों जाता है? कुछ खरीदने या कुछ बेचने। अगर किसी का पर्पस ना खरीदना है ना बेचना है, किसी को टाइम दे रखा है मार्केट में मिलने का, तो सी वेंट टू द मार्केट, ये द लगा करके उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, पर्पस बदल जाता है। आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने ईमानदारी से मेरा वीडियो देखा तो इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कि आपको अंग्रेजी सीखने से कोई रोक नहीं सकता है। आप अंग्रेजी सीखेंगे और इस फोबिया, जो इंग्लिश फोबिया है, इसका आज होलिका दहन मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसमें थोड़ी लकड़ी आप भी दें और प्रज्वलित अग्नि में हम डाल देंगे इंग्लिश फोबिया को, इंग्लिश को नहीं, इंग्लिश फोबिया को डाल देंगे और ये जल के भस्म हो जाएगा और आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।